तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, अगर ये आपके पेपर में आ जाता है तो आप क्या लिखोगे पेपर में, मतलब किस तरीके से लिख दोगे, रटना नहीं है आपको, आप इसी प्रोसेस को पूरा लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, जब ब्रायन बिलियन ब्रैकेट में लिख देना NaCl प्लस H2O, जब ब्रायन बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, हाँ ब्रायन बिलियन NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो NaCl और H2O टूट कर Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। टूट गया। जो प्रोसेस यहाँ पर हमने किया है वही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपने क्या लिखा कि जब इसको ब्रायन बिलियन में विद्युत धारा, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो ब्रायन बिलियन में, आप ब्रायन बिलियन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित किया, या फिर ब्रायन बिलियन में कैथोड और एनोड को डालकर बैटरी को चालू किया जाता है, परिपथ को चालू किया, किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज है किसी भी तरीके से लिख लो। बिल्कुल कुल मिला के आपको ये बताना है कि ब्रायन बिलियन में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो इलेक्ट्रोड डाल के या कैथोड एनोड डाल के, कुछ भी लिख लो आप, डाल के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो NaCl किस में टूट जाता है, NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, और H2O H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, टूट गया, ये टूट जाता है, और एनोड पर हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर हमें H2 गैस प्राप्त होती है, और कैथोड के निकट हमें NaOH प्राप्त होता है, हमें NaOH प्राप्त होता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, यही क्या है हमारा क्लोर क्षार प्रक्रिया है। मैं थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, आप उतना ही उतना लिख लो तो आप पूरा एक्सप्लेन कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यही सारी चीज़ें जितनी यहाँ पर लिखी है बोर्ड पे उतनी आपको पेपर में लिख देनी है। एक तो ब्रायन बिलियन, समझ गए, ब्रायन बिलियन में क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, फिर कैथोड एनोड के बारे में लिख देना। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है कि Cl2 कहाँ मिल रही है, H2 कहाँ मिल रही है, NaOH कहाँ मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर Cl2 कहाँ मिली, एनोड पर, H2 कहाँ मिली, कैथोड पर, और NaOH कहाँ मिला, कैथोड के निकट, कैथोड के निकट। तो ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, ये इसका रिजल्ट है, ये इससे हमें चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, Cl2 प्राप्त हुआ, H2 प्राप्त हुआ, NaOH प्राप्त हुआ। आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है, यहां पर आपको ऐसे मिल सकता है, साधारण नमक से मिलने वाले रसायन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है साधारण नमक से मिलने वाले रसायन की प्रक्रिया को बताइए। तो ये साधारण नमक जो था NaCl था, उसी से हमें सारे रसायन मिल रहे हैं ना। कौन कौन से रसायन मिले, अच्छा मिले कौन कौन से रसायन, Cl2 मिला, H2 मिला, NaOH मिला। समझ पा रहे हो? तो नमक कहाँ से मिल जाता है, नमक समुद्र से मिल जाता है, मिल जाता है कि नहीं। नमक समुद्र से निकाल लो, और नमक समुद्र से निकालने के बाद अब नमक से क्लोरीन गैस बना सकते हो, हाइड्रोजन गैस बना सकते हो, NaOH बना सकते हो। अब NaOH की सहायता से, Cl2 की सहायता से और भी चीज़ें बनाएंगे अब हम। अब बाकी के हमें दो तीन तो व्यंजक चूर्ण, सोने का बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। वो भी सब इन्हीं से ही बनेंगी, देखते हैं अभी कैसे कैसे एक एक चीज़ बनती है। 3 चीज़ें पढ़नी है हमको, फटाफट हम वो पढ़ के खत्म करते हैं चैप्टर। इसको नोट कर लो आप फटाफट। तो देखो अगला जो हमारा रसायन है वो हमें समझना है व्यंजक चूर्ण। क्या समझना है, व्यंजक चूर्ण। क्या क्या कहाँ सुना है आपने व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर सुना है कभी, कहाँ पर? पानी की सफाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर छिड़क भी देते हैं, जिससे कीट, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़का जाता है। तो समझ रहे हो? हाँ, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आपको पता है, ठीक है, वस्त्र उद्योगों में भी होता है। अच्छा, उपयोग भी पूछ सकता है, कहाँ पर उपयोग होता है, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है, और पानी के प्योरिफिकेशन में, शुद्धिकरण में यूज होता है। 1-2 यूज अगर आप पूछे हैं तो आप लिख सकते हो, मतलब पूछे गए केवल व्यंजक चूर्ण के बारे में पूछे तो उपयोग भी लिख देना। कहाँ क्या क्या लिख दोगे, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, पानी के शुद्धिकरण में, कपड़ा उद्योगों में, नहीं
अच्छा, कोई भी किसी का उपयोग, जैसे कोई रसायन लिखने को आए, ब्लीचिंग पाउडर आए, कुछ भी आए, तो उद्योगों में जरूर लिख देना। उसमें उपयोग पूछा जाए तो उपयोग उद्योगों में, सब चीज़ उद्योगों में यूज होती है, ठीक है। हाँ, हर एक में लिख देना उद्योगों में। तो समझ रहे हो। अब पहले ब्लीचिंग पाउडर समझ लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू हमने क्या क्लोरीन गैस निकाली थी। अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस किया था, नमक से हमने क्लोरीन गैस बना ली थी कि नहीं अमित कुमार। अब उसी क्लोरीन गैस की जब अभिक्रिया करा दी जाए किससे, बुझे हुए चूने से, उसी क्लोरीन की अभिक्रिया करवा दी जाए किससे, बुझे हुए चूने से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वरंजक चूर्ण मिल जाएगा। तो बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है अमित कुमार। हाँ, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस क्या मिल जाएगा आपका, H2O। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग, ठीक है। अब जब आप भरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर आपके पेपर में आएगा तो ये तो रिएक्शन हो गई। अब इसी रिएक्शन से लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हो, क्या जो अभी मैंने बोला वही लिखना होगा आपको। ऐसा नहीं केवल इसको लिख दिया बात खत्म। आपके लिखोगे क्लोर एल्कली प्रोसेस से प्राप्त, क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त Cl2 की अभिक्रिया जब बुझे हुए चूने से करवाई जाती है, किससे, बुझे हुए चूने से करवाई जाती है, तो हमें भरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। समझ गए। हाँ, इतना लिखना है आपको। लिख लोगे ये वाली भाषा, लिख लोगे ना ये, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिख देनी है, समीकरण लिख देना है। हाँ, ये मिल गया हमें भरंजक चूर्ण। हाँ, भरंजक चूर्ण, समझ गए मेरी बात को। हाँ, नहीं, यहाँ पर वो अम्ल और क्षार थोड़े ना है, वो सब छोड़ो। फिलहाल इतनी समझ में आ गई बात क्या नहीं आपको। लिख लोगे ये पूरी जो मैंने लैंग्वेज अभी बोली है आपको। हाँ लक्की, लिख लोगे ना। अभी क्या बोला मैंने इससे ऊपर कि लिखवाना पड़ेगा, लिखवा दूं। अरे वो तो दे तो सब रखा है कहीं ना कहीं, फिलहाल आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं। अरे भाई, अभी मैंने क्या बोला, इसकी अभिक्रिया इससे करवाई जा रही है, इतना लिखना है आपको। और कैसे लिखना है कि कैसे लिखोगे इसको, ये कहां से Cl2 कहां से प्राप्त हुआ, क्लोर क्षार प्रक्रिया से। जब क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त Cl2 की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से करवाई जाती है तो हमें भरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो गया ये प्राप्त। अब इसके गुण, रासायनिक गुण लिख लो। किसके रासायनिक गुण, भरंजक चूर्ण के। तो इसके रासायनिक गुण में लिख लो, जब भरंजक चूर्ण की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई जाती है, किससे, H2SO4 क्या है, अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस H2 प्लस Cl2, H2O मिलेगा, H2O प्लस Cl2। कौन है? तो आपको एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया समझ में आ गई, कैसे बनाया। उससे हमने क्या बना लिया, उसके रासायनिक गुण में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की अम्ल से अभिक्रिया करा हमने कैल्शियम सल्फेट बना लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी, अरे हाँ, भरंजक चूर्ण। तो भरंजक चूर्ण की जब H2SO4 से अभिक्रिया करवाई हमने अम्ल से, तो हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो गया। उपयोग में क्या लिख लोगे, उपयोग क्या क्या है इसके, उद्योगों में एक लिख देना, उद्योगों में, और एक क्या लिख दोगे, शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। दो उपयोग लोगे, उद्योगों में और जल के शुद्धिकरण में। तो ये भरंजक चूर्ण आपका कंप्लीट हो गया। समझ लो इसको ध्यान से और रट लो। अब देखो, अब हमारा अगला क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या इसकी अभिक्रिया क्या लिखोगे आप, मैं बता दे रहा हूं, CaSO4 2H2O, ये क्या है, जिप्सम। अरे यार, ये सब जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पर, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं, तापमान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, हाँ बोलो। हाँ, बात देखिए, केल्विन, या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो, या फिर केल्विन में 100 जोड़ देते हैं, 273 में क्या कर देते हैं, 273 में जितना यहाँ पर केल्विन और सेंटीग्रेड चेंज करना नहीं आता क्या आपको,
हैं? केल्विन में अगर चेंज करना है, केल्विन होता है 273 प्लस सी, ये नहीं पता क्या आपको? हाँ, तो अगर सी की जगह पे 273 रख दोगे आप तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? केल्विन में। तो कितना आ जाएगा? 373 के। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो या फिर 373 के बोल लो। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है? हाफ H2O ये रह जाता है केवल, और इसका ये बोलने में तो बोल देंगे आधा अणु रह जाता है किसका? जल का, और बाकी के निकल जाते हैं। 3/2 दो थे ना, तो बाकी के निकल गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या, जैसे जो CSO4 का जो अणु होता है उसके साथ केवल आधा अणु जल होता है। क्या अणु आधा हो सकता है कभी? क्या अणु कभी आधा हो सकता है? लिखने में तो यह अभिक्रिया लिख दी जाती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हाफ H2O लिख रहा है, तो क्या अणु कभी आधा हो सकता है? फिर रिएक्शन तो यही है। तो क्या लिखेंगे इसमें? रिएक्शन में क्या बोला मैंने अभी? तो इसमें आप क्या लिख दोगे? जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमें POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जल प्राप्त होता है। लिख लोगे इस चीज को भी आप? क्या लिखोगे? जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो POP और जल प्राप्त होता है। लिख लोगे इस चीज को? इतना तो लिख ही लोगे ना रिएक्शन से। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज है, हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले। हाँ बिल्कुल आने के चांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा मेरी बहुत ध्यान से बात सुन लो। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ पर आधा, इसमें जो POP का फॉर्मूला होता है वो CaSO4 हाफ H2O होता है, तो क्या यहाँ पर जल का आधा अणु है? तो क्या जल का आधा अणु है क्या यहाँ पर? है नहीं। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जो जिप्सम का लिखने में लिख देते हैं इस तरीके से POP का फॉर्मूला, लेकिन जो POP का फॉर्मूला होता है ना, उसमें एक अणु तो पूरा जल का होता है, जल का पूरा होता है, और इसके दो होते हैं। CaSO4 के कितने होते हैं? दो। तो दो अणु होते हैं CaSO4 के, एक अणु होता है जल का। मतलब जल के अणु CaSO4 के आधे होते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? इसके दो, इसका एक होता है वैसे। मतलब ये हो गया किसका अणु? जल का, और CaSO4 के दो अणु हो गए। इस तरीके से होता है POP का फॉर्मूला। लेकिन लिखने में ऐसा अजीब सा लगता है कि CaSO4 दो और H2O आधा, इसीलिए क्या कर देते हैं, CaSO4 को पूरा कर देते हैं और इसको आधा कर देते हैं, दोनों को आधा कर दिया। समझ पा रहे मेरी बात को? हल्का फुल्का बोलो हाँ या ना। नहीं, जब POP का जो फॉर्मूला है वो ऐसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो जल का अणु है वो आधा है। ठीक है, जल का अणु तो पूरा ही है। एक्चुअली इसके दो हैं, इसके दो से आधे कर दिए, एक कर दिया, और इसको एक से आधा कर दिया दिखाने के लिए, लेकिन होता नहीं है। समझ गए ना? ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि जो जितना CaSO4 के अणु हैं उससे आधे होंगे H2O के। बात समझ पाए आप मेरी या नहीं? प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया? लिख लोगे जिप्सम को कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं? 100 पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन पे। तो हमें क्या और इससे ज़्यादा गर्म कर दिया तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 100 से ज़्यादा पर अगर तापमान 100 से ज़्यादा रख दिया जिप्सम को गर्म करने में तो क्या होगा? हैं सचिन कुमार? हैं चूना? क्या चूना लगा रहे हो क्या मुझे? हैं? हाँ हाँ हाँ, पहले जो प्लास्टर होता था POP उसी को बोलते थे। ये भी POP है जगह। हाँ तो बताओ लक्की ओए, लक्की लक्की ओए, अगर हम 100 से ज़्यादा तापमान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तभी तो ये आधा H2O बचा। अगर 100 से ज़्यादा रख दोगे तो ये भी पानी उड़ जाएगा। और क्या, अगर आपने तापमान टेम्परेचर 100 से ज़्यादा रख दिया तो जो आधा बच रहा है ना CaSO4 के पास, थोड़ा सा जो H2O बच रहा है वो भी उड़ जाएगा, तो CaSO4 अकेला रह जाएगा। फिर समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर है ये बात या नहीं? ठीक है, तो ये आप नोट कर लो इसको। दो और रह गए, उनको देखते हैं फटाफट। तो अब बच्चों देखो, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। इससे ही हम बना देंगे बेकिंग पाउडर। क्या बना देंगे? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब समझते हो क्या? क्या बोलते हैं हिंदी में घर पे? क्या? खाने का सोडा। खाने का सोडा। इससे होता क्या है? इससे होता क्या है, ये केक वगैरह में डलता है। किसमें? केक में क्यों डलता है? स्पंजी बनाने के लिए। केक में या फिर कोई भी चीज़ स्पंजी जो बनाई जाती है, जैसे पाव वगैरह हो गया, स्पंजी मतलब समझ रहे हो? फूला हुआ केक। हैं? हाँ पड़ाके में, हाँ पड़ाके में भी डाला जाता है। तो
कुल मिला के जैसे जो केक होता है कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है ना, तो अभी वही चीज़ समझोगे केक इतना सॉफ्ट कैसे हो जाता है। पहले तो वो मैदा सी मार के रखता है और फिर एकदम से वो फूल कैसे जाता है, वो प्रोसेस सीखोगे यहाँ पे कि कैसे फूल जाता है। आ रही बात समझ के नहीं? तो ध्यान से पहले आप बेकिंग सोडा समझो, फिर बेकिंग पाउडर भी समझेंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि समझेंगे हम। बेकिंग सोडा बनाने के लिए एक तो आपको लेना पड़ेगा नमक। क्या लेना पड़ेगा? नमक, NaCl। एक लेना पड़ेगा आपको अमोनिया। क्या? अमोनिया। एक लेना पड़ेगा आपको जल, पानी, और एक लेनी पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जब चारों चीजों को आप अभिक्रिया करवाओगे एक साथ तो आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। समझ रहे हो? जब इन चारों चीजों की NaCl नमक की, NH3 की, H2O की और CO2 की अभिक्रिया करवाई तो NaHCO3 मिला और NH4Cl मिला। बात समझ पा रहे हो मेरी? इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या है ये? बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और शायद इसको नौसादर बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। इसको अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। अमोनियम, हाँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना, इसका कोई काम नहीं है। हमें काम है NH4CO3 से, NaHCO3 से। ये हमारा बेकिंग सोडा। बात समझ में आ गई मेरी आपको? ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है बेकिंग सोडा। अब इसका उपयोग, उपयोग में क्या लिखेंगे? बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर। या फिर इसी में लिख सकते हो आप केक को स्पंजी बनाने में। स्पंजी को क्या बोलेंगे? स्पंजी को हिंदी में क्या? स्पंज। हिंदी में लिख दो स्पंज। स्पंज कैसे लिखेंगे? स्पंज। किस तरीके से बनता है ये? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप, ठीक है? ये जो बना है ना, ये इसका जो गुण होता है वो होता है क्षार्य। पूछो क्यों? बहुत हंसी आ रही है कृष्णा, उड़ा दूंगा मैं, दांत तोड़ दूंगा, हंसने लायक नहीं रहोगे। ये सोचोगे कि हंसूंगा तो दांत टूटे दिख जाएंगे। तो बेकिंग सोडा ये होता है हमारा क्षार्य। पूछो क्यों? ये किससे बना, किससे किससे मिलके बना होगा? NaCl। अगर CO3 है तो मान लो H2CO3। वैसे बनाया तो हमने इन सब से है, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल इनसे सोचो आप, क्योंकि मुझे बताना है कैसा होता है। ये कैसा अम्ल है? H2CO3 है? अरे उड़ा दूंगा, प्रबल, दुर्बल है ये है दुर्बल। दुर्बल मतलब मरियल सा, ठीक है? और ये NaOH अगर NaOH और H2SO4 की अभिक्रिया करें तो भाई इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि Na आ रहा है इसमें और CO3 आ रहा है। और ये कैसा है हमारा? प्रबल क्षार है। ये मोटा ताजा, ये प्रबल क्षार है, ठीक है? ये प्रबल क्षार, ये दुर्बल अम्ल। तो इसके गुण कैसे होंगे? क्षार्य, अम्लीय? क्षार्य। प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, तो इसके गुण क्षार्य होंगे, तो इसके गुण क्षार्य होते हैं। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। होता क्या है अभिक्रिया, और अभी वो भी इसमें शायद आपके पता नहीं एनसीईआरटी में है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसी का यूज होता है। कैसे भी बताता हूं मैं, तो उपयोग, हाँ बताता हूँ, देखो ध्यान से देख लो। जब NaHCO3 की अभिक्रिया करवाई जाए किससे? किसी अम्ल से। अम्ल में, सारे अम्ल में एक क्या चीज कॉमन होती है? एक क्या चीज कॉमन होती है? H+। ये बात ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में। सभी अम्लों में क्या चीज कॉमन होती है? H+ आयन। H+ होगा ही होगा, अम्ल की परिभाषा वही है जो H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पर पूरा अम्ल ना लिख के अम्ल कोई हल्का फुल्का ही लेंगे जिससे खाने से दिक्कत ना हो। वही वो ले सकते हैं विनेगर वगैरह। तो क्या अम्ल का H+ लिख दिया। क्या लिख दिया? अम्ल का H+ लिख दिया। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो एक तो हमें मिल जाएगा Na2CO3।
एक तो हमें लवण मिल जाएगा, और एक जो CO2 है ना, यहाँ पे CO3 लिख रहा है, इसकी वजह से हमें एक CO2 और मिलेगा। बात बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी। जब इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल से, यह क्षार है तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जाहिर सी बात है। अभी मैंने बताया कि ये कैसा है, क्षार्य है। तो किसी अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हमने H+ लिख दिया, सुविधा अनुसार कोई सा भी अम्ल ले लो। तो क्या मिला, Na2CO3 NaCO3 Na2CO3, और जो CO2 है ना, CO3 लिख रहा है, इससे हमें CO2 मिलेगा। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ये है हमारा क्या, मैदा, केक वाली, ठीक है। हमने क्या किया, अच्छा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो अम्ल के जो गुण होते हैं वो केवल पानी के साथ ही होंगे, जलीय विलयन में होते हैं, अन्यथा अम्ल का कोई गुण नहीं होगा, वो अपना गुण शो नहीं करेगा। बताया था कि नहीं, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्या है, सूखा वो मैदा है, सूखी मैदा या जो भी आटा जिससे भी केक बनाया जाता है, उसमें हमने बेकिंग पाउडर मिला दिया। बेकिंग पाउडर में क्या है, एक कोई अम्ल है और एक कोई क्षार है, ठीक है। क्षार कौन सा, यही है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, और इसमें एक अम्ल मिला दिया हमने, कोई जो खाने लायक हो। तो सूखा, हाँ केक में सूखा है अभी, ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, सूखी हैं। हमने क्या किया, इसको इसमें मिला दिया आटे के साथ। जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे, उसको थोड़ा सा रख देंगे पानी मिला के, थोड़ा सी तोड़ पानी मिला के तो मारा जाता है, पानी मिला के रखेंगे तो ये अम्ल अपने गुण दिखाएगा, अम्ल अपने गुण दिखाएगा, इससे अभिक्रिया करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस बनेगी। CO2 गैस निकलेगी कहाँ से, अब इसके अंदर यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, अंदर CO2 गैस निकल रही है, कहाँ से निकलेगी, छेद करती हुई निकलेगी, इसमें से, इसमें निकलेगी तो इसमें छेद हो जाएंगे, और छेद हो जाएंगे तो सॉफ्ट बन जाएगा, ये स्पंजी बन जाएगा। हाँ भाप वगैरह दोगे, पहले पानी मिला दिया, सुखाओगे ना फिर उसको, जब भाप गीला कर दिया तो समझ गए कि नहीं समझे मेरी बात को। देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर केमिस्ट्री से आपको क्या क्या सीखने में मिल रहा है। तो बेकिंग सोडा था, ये क्या था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की किसी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे और जल और मिल जाए थोड़ा सा, तो ये अपने गुण दिखाएगा, गुण दिखाएगा तो CO2 गैस मिलेगी। तो ये जो स्पंजी बनता है केक, किसकी वजह से बनता है, इसके अंदर से गैस बाहर निकलती है, कौन सी गैस, CO2 गैस। CO2 गैस बाहर निकलती है तो निकलेगी तो छेद करती हुई निकलेगी, जगह तो है नहीं उस आटे में, छेद करती हुई निकलेगी तो वो सॉफ्ट बन जाएगा, खोखला सा बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ठीक है। तो उपयोग में आप लिख सकते हो केक को स्पंज बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। ये रिएक्शन भी ध्यान रखना कि ये बना कैसे, बेकिंग सोडा कैसे बना। बेकिंग सोडा बना जब नमक की अमोनिया से, जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाई तो बेकिंग सोडा मिलता है हमको। बात समझ रहे हो मेरी ध्यान से, हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, उसको लिखोगे नहीं क्या, जरूर ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है तो लिखोगे नहीं उसको, हाँ हाँ समझ गए मेरी बात को या नहीं। तो रिएक्शन याद रहेगी कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल इसको रट लो, आप अपने दिमाग में सेट कर लो, बैठा लो, ठीक है। तो बेकिंग सोडा बन गया, और बेकिंग सोडा से हमने ये भी बना लिया। अब एक उपयोग और होता है इसका, अग्निशामक। फायर एक्सटिंग्विशर को क्या बोलते हैं, अग्निशामक। अग्निशामक बनाने में, तो अग्निशामक में क्या होता है, दो चैम्बर होते हैं, जैसे कोई वो लाल लाल कलर के वो देखे आपने सिलेंडर, उसमें दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ऐसे होता है मान लो, एक चैम्बर ऐसे होता है। एक में तो भरा रहता है यही क्या, NaH, ये NaCO3, एक में क्या भरा रहता है, NaOH CO3, और दूसरे में क्या भरा रहता है, H2SO4, ठीक है, ये भरे रहते हैं। जब आप उसको दबाया जाता होगा फायर एक्सटिंग्विशर को, तो इसमें से NaCO3 निकलता है, इसमें से H2SO4 निकलता है, और दोनों एक ही में जाके मिल जाते हैं आगे जाके, ठीक है। अब जब इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होएगा, NaHCO3 प्लस H2SO4, आप बताओ क्या बनेगा, आप बताओ यहाँ बनेगा क्या, NaSO4 से आगे चिपक जाएगा, Na2SO4 प्लस है, साफ साफ लिख देता हूं, NaHCO3 की अभिक्रिया हुई H2SO4 से, तो Na जाके Na पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव, Na2SO4, इसका कोई काम नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर हमने अगर चलाया
तो एक तो Na2SO4 निकला, इसका कोई काम नहीं है। दूसरा क्या निकलेगा, ये CO3 दिख रहा है यहाँ, तो CO2 गैस निकलेगी। यहाँ H2 और यहाँ O दिख रहा है, तो H2O निकलेगा। तो जब फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया जाएगा तो उसमें से एक चैम्बर में ये, एक चैम्बर में ये, दोनों निकलेंगे, दोनों में आपस में रिएक्शन होगी, पहले फिर रिएक्शन होके बाहर निकलेंगे। इसका कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जल है आग बुझाने का काम करेगा, पानी तो आग बुझाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज़ है CO2 का। पूछो क्या यूज़ है? ऑक्सीजन की मात्रा कम करेगा। मैंने बताया था अगर आप मोमबत्ती जला रहे हो एक, इसके ऊपर आप गिलास रख दो तो थोड़ी देर बुझ जाएगी। जितनी ऑक्सीजन है वो तब तक जलेगी जब तक ऑक्सीजन है। जैसी ऑक्सीजन खत्म हुई तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। जब CO2 गैस छोड़ रहे हैं वहाँ पर, तो जहाँ पर आग जल रही है वहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ गई तो आग बुझ जाएगी, जल्दी बुझ जाएगी। अब पानी तो निकल ही रहा है बुझाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो ये इस दोनों चैम्बर के अंदर से ये रिएक्शन होती है। बात आपको पूरी समझ आ गई? हाँ हाँ हाँ, उसी की तो बात कर रहा हूँ। जब निकालेंगे, जब उसको चलाएंगे तब। पहले उसमें तो मैंने बताया नहीं, एक चैम्बर में NaSCO3 है, एक चैम्बर में H2SO4 है। जब हाँ उसके अंदर, हाँ तो जब उसको चलाएंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ आके मिल जाएंगी। जब मिल जाएंगी तो ये वाली रिएक्शन होगी बाहर निकलते ही। जैसे ही जब बाहर निकल रहे होंगे उसी टाइम पे ये रिएक्शन करवा देंगे। तो ये चीज़ इसका कोई काम नहीं है, ये ऑक्सीजन की मात्रा कम करेगा और ये आग बुझाने का काम करेगा। बात समझ गए कि नहीं मेरी? इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लो फटाफट। और नाम क्या होता है बेकिंग सोडा का? ये NaSCO3 क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है। बाई लिख लो चाहे इसकी जगह हाइड्रोजन लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट, रह गया जल्दी फटाफट। आप अब समझोगे धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O, ये फॉर्मूला होता है। बहुत ध्यान से समझते रहो, इधर देखो सभी ध्यान से। सबसे पहले जब धोने के सोडा अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहले आप बेकिंग सोडा ही बनाओगे। क्या बनाओगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए वही सब, जब क्या लोगे? नमक लोगे, अमोनिया लोगे, जल लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा प्लस NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इतना लिख लोगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ध्यान से देखो। इसको, ये दोनों चीज़ मिक्स मिलेंगी ना, ये दोनों चीज़ मिक्स मिलेंगी, इन दोनों को अलग कर लिया जाएगा। इन दोनों को अलग करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा अब मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl को अलग करके NaHCO3 को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म। जब आप इसको गर्म करोगे ना तो Na2CO3 अलग निकलेगा प्लस इसका पानी निकल जाएगा, ठीक है। H2 और CO2 गैस निकल जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है, दो अभिक्रिया होंगी इसमें। पहली अभिक्रिया तो वही वाली, दूसरी में हमने क्या किया? इसको गर्म कर दिया। किसको? सोडियम हाइड्रो बेकिंग सोडा को गर्म कर दिया, इसका पानी निकल गया, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, Na2CO3 बचा। बात समझ में आ रही है पूरी? ध्यान से, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख दो NaHCO3 तथा NH4Cl को अलग करके NH4CO3 को गर्म किया जाता है, ठीक है। इसके बीच में लिख लोगे ये। अच्छा, सबसे ऊपर क्या लिखोगे जब स्टार्टिंग करोगे? नमक, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। ये लिख दोगे पहले ऊपर, फिर ये वाली रिएक्शन लिख दोगे, बीच में ये लिखोगे, फिर ये लिख दोगे। अब इसके बाद लिखोगे NO2CO3 का क्रिस्टलीकरण
क्रिस्टलीकरण करने पर ये पूरा, हाँ पूरा चल रहा है कि Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा प्राप्त होता है। अगर आपसे धोने का सोडा पूछ लिया जाएगा तो तीनों अभिक्रिया लिखनी पड़ेंगी आपको। तीनों कौन सी? ये तो कुछ नहीं है, गर्म कर दिया इसको। इसके बाद Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण, क्या कर रहे हैं हम? Na2CO3 का मतलब पानी से अभिक्रिया होती है, लेकिन पानी से ये नहीं है कि अभिक्रिया मतलब पानी मिला दिया। पानी से अभिक्रिया हो गई, पानी का जो अणु है वो इसी का अणु बन जाता है। ये बन जाता है Na2CO3 10H2O। कर दिया अभिक्रिया 10H2O। एक तो ये है कि पानी, किसी चीज को पानी में मिला देना तो वो अभिक्रिया नहीं मानी जाएगी। पानी तो वो सब विलयन बना दिया पानी में। ये क्या किया है? पानी से, पानी के जो अणु थे वो इसी के अणु के भाग बन गए। एक पूरा अणु बन गया Na2CO3 और 10H2O के साथ, तो इसको बोला जाता है क्रिस्टलीकरण। क्या बोला जाता है? एक यही टॉपिक और रह गया है बस। हाँ, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये अब ये गीला नहीं है, पानी की वजह से ये क्या होता है? गीला नहीं होता है, क्योंकि जो पानी का जो अणु है वो इसके Na2CO3 का अणु का भाग बन चुका है। अणु का भाग बन चुका है वो। जैसे हमने क्या किया, H2 है और O2 है। ये क्या है? ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो H2O बन जाता है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु थे वो अब किसके? जल का अणु बन चुका है। जब ये गैस गैस दोनों मिलकर जल बन जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। इसी तरीके से होता तो ये जल है, लिक्विड है, लेकिन जब ये Na2CO3 के अणु का भाग बन जाता है तो क्या हो जाता है? इसको क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। और अब ये गीला नहीं है, ये सूखा ही है। ठीक है, धोने का सोडा बन चुका है ये। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हल्का फुल्का। ठीक है, यही क्रिस्टलीकरण भी है, तो क्रिस्टलीकरण भी आप यहीं से समझ सकते हो। बाकी धोने का सोडा है ये पूरा, इस तरीके से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता है क्या लिखना है, जो कि मैंने बोला नहीं है, वो आपको बता दिया कि NaCl, NH3, H2O इन सब की अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस लिख देना है आपको। समझ गए मेरी बात को? तो धोने का सोडा क्लियर हो गया आपको बिल्कुल। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी मैंने बताया सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आप इनको रट लो, आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा अगर आपने सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख ली। यही सब आएगा जो मैंने बताया आपको। बस ये है कि आप थोड़ा लिख लो वहाँ पे सही से, कायदे, गलती ना करो। जितना मैं बनाया उतना लिख लो आप। थोड़ा बहुत अपने दिमाग से लिख लेना, थोड़ा बहुत जो मैंने बताया वो लिख देना। मस्त नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे आपके। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, एक जो क्रिस्टलीकरण रह गया उसमें यही बताओगे। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि जब किसी अणु की या फिर किसी तत्व की, तत्व तो नहीं, किसी यौगिक की जल से अभिक्रिया करा के क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो वो उसको गीला नहीं करता है, वो उसके अणु का एक भाग बन जाता है। जल का अणु उसके अणु का एक भाग बन जाता है, इसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल बन जाते हैं फिर वो। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिप्सम में अब आपसे ये पूछ सकता है, जैसे Na2CO3 के साथ जल के कितने अणु जाते हैं? 10 अणु जाते हैं। CaSO4 क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ कितने अणु का क्रिस्टलाइजेशन होता है? 2 अणुओं का। तो 2 अणुओं का क्रिस्टलाइजेशन होता है, तभी तो जिप्सम बनता है। CaSO4 2H2O। ठीक है, CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ कितने अणु जुड़ जाते हैं? 5 अणु जुड़ जाते हैं। तो क्या बन जाता है? CuSO4 5H2O। ठीक है, तो यही सब क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण है। ये क्या कर रहे हैं हम? ये कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टलीकरण कर दिया तो ये CaSO4 2H2O बन गया। कॉपर सल्फेट का कर दिया, कॉपर सल्फेट 5H2O बन गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हल्की फुल्की। ठीक है, हैं?